Dear students, myself Dr. Hemant Kadunia, Assistant Professor, Department of Accountancy and Business Statistics, Shri Savaliya Ji Government College, Mandfiya, District Chittorgarh, Rajasthan. Dear students, आज हम लोग बीकॉम सेकंड ईयर इनकम टैक्स सब्जेक्ट की बात करेंगे। इनकम टैक्स सब्जेक्ट में हम लोग चैप्टर जो आज लेने वाले हैं वो चैप्टर लेंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब इससे पहले कि अपन इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर पे चलें, हम लोग एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ आज देखेंगे। पहले देखते हैं कि अगर हमें किसी की ग्रोस टोटल इनकम निकालनी है तो ये पता लगाना है कि उसने पैसा कहाँ कहाँ से कमाया, तो हम इस ग्रोस टोटल इनकम के खातिर पांच जगह से होने वाली इनकम का टोटल लगाते हैं। अब ये 5 जगह कहाँ कहाँ से होगी, तो सबसे पहले जो हमारा नाम आता है वो है सैलरी। ठीक है बच्चों। इसके बाद दूसरा सैलरी इनकम आप लोग समझते हो, वेतन इनकम जो सैलरीड से पर्सन होता है, वेतन से होने वाली आय को हम इस चैप्टर में कवर करेंगे। दूसरा हमारे पास रेंटल इनकम है, जो कि एक मकान हाउस प्रॉपर्टी से होती है। तो हम लोग अभी जो चैप्टर चालू करने जा रहे हैं वो बेसिकली हाउस प्रॉपर्टी यानी कि रेंटल इनकम के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चैप्टर का जो नाम है वो है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा चैप्टर जो हमारे पास तीसरी इनकम जो प्रकार दिया गया है वो है बिजनेस की। आप लोग जानते हैं बिजनेस से रेगुलर इनकम होती है। चौथे नंबर पे है हमारे पास कैपिटल गेन। कैपिटल गेन का यहाँ मतलब है यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति बेचता है, पूंजी संपत्ति बेचता है, तो उसे इस चैप्टर में टैक्सेबल होना है। अब आपको मैं यहाँ बता दूँ कि हम लोग इस पूंजी संपत्ति के बारे में इसी चैप्टर को जब डिस्कस करेंगे तो बड़े व्यापक रूप से हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे। और इसके बाद जो इन चारों में नहीं आया उसको हम अदर सोर्सेज चैप्टर में लिखते हैं। ठीक है, तो जस्ट नेक्स्ट हम लोग हमारा चैप्टर चालू करते हैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एक सेकंड, ये 2 पार्ट होंगे। पहला पार्ट लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी और दूसरा पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। लेट आउट प्रॉपर्टी का मतलब है जो हाउस प्रॉपर्टी को किराए पर दिया जाता है, अपन अपने मकान को किराए पर देते हैं, उस इनकम को इस लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी वाले हिस्से में हम लोग लेंगे। यहाँ आपको ये बात ध्यान रखनी है कि मकान शब्द का यहाँ मतलब केवल 4 दीवारों से और छत से है। इसमें ज़मीन का किराया अगर सेपरेबल है तो वो इस चैप्टर में टैक्सेबल नहीं है, वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में टैक्सेबल है। मकान का प्रयोग खुद के रहने में उपयोग हो सकता है, गोदाम किराए के लिए, बिजनेस के लिए, किसी भी पर्पज़ से किराए पे दिया जा सकता है, वो इसी चैप्टर में टैक्सेबल रहेगा। मकान के साथ में यदि संपत्तियां भी दी जाती हैं, मशीन फर्नीचर भी दिया जाता है, तो उनका जो रेंट रिसीव हो रहा है वो अदर सोर्सेज चैप्टर में जाएगा, इस चैप्टर में नहीं जाएगा। तो एक बार वापस समझ लीजिए कि यदि मकान के साथ फर्नीचर भी दिया गया है तो मकान से मिलने वाला किराया इसी चैप्टर में टैक्सेबल होगा। लेकिन यदि मशीन वगैरह का किराया है या फर्नीचर का किराया है तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज चैप्टर में जाएगा। तो हमने यहाँ तक देख लिया 2 तरीके के मकान हमें देखने हैं, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी और सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी। हम लोग लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी को अब डिटेल में स्टार्ट करते हैं। सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी, जब लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का कंसेप्ट क्लियर कर लेंगे तब हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी जानने के लिए बच्चों आप लोगों को 4 टर्म्स बहुत अच्छे से याद करनी है, जिसमें से हमारी सबसे पहली टर्म है नगर पालिका मूल्यांकन, म्युनिसिपल वैल्यू। ये म्युनिसिपल वैल्यू हर क्षेत्र की जो नगर पालिका होती है वो निर्धारित करती है और हर मकान का निर्धारित मूल्य होता है। तो इसे हम लोग शॉर्ट में क्या कह पाएंगे, MV म्युनिसिपल वैल्यू। इसके बाद जो दूसरी टर्म आपको समझनी है
वो है फेयर रेंट। और फेयर रेंट का हमारा मतलब होता है, हिंदी में अगर कहें तो उचित मूल्य, उचित मूल्य या उचित किराया। और उस उचित किराए का मतलब हमारे लिए रहेगा जो मकान आपका जिस एरिया में स्थित है उसके आसपास की उस इलाके की किराए की दर कितनी है, इसे हम फेयर रेंट कहते हैं। तो नगरपालिका मूल्य, पहला मूल्य नगरपालिका डिसाइड करती है। फेयर रेंट जिस मकान का आप मूल्यांकन करने जा रहे हैं उसके आसपास के इलाकों में रेंट की दर क्या चल रही है, हम उसको कवर करेंगे। और इसके बाद में तीसरे नंबर पे आता है स्टैंडर्ड रेंट। इस टर्म का मतलब है रेंट कंट्रोल एक्ट, अगर आप लोगों ने सुना है, किराया नियंत्रण अधिनियम, जो बड़े शहरों में लागू होता है। अगर राजस्थान में बात करें तो जयपुर में है, जोधपुर में है, उदयपुर में है, ये कंट्रोल एक्ट लागू होता है। और रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत हर एरिया का किराया निर्धारित किया गया है। तो इस अधिनियम के तहत जो किराया निर्धारित है उसे हम लोग स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। और लास्ट में हमारे पास बचता है जो मकान मालिक को किराएदार से वास्तव में प्राप्त हुआ है, यानी कि एक्चुअल रेंट। तो बच्चों आपको इस चार टर्म को बहुत अच्छे से सीख लेना है। नगर परिषद, नगर पालिका द्वारा निर्धारित मूल्य म्युनिसिपल वैल्यू कहलाता है। उसके बाद फेयर रेंट, उचित किराया जो आसपास का किराया है। इसके बाद स्टैंडर्ड रेंट, प्रमापित किराया, इसका मतलब है रेंट कंट्रोल एक्ट के तहत जो भी किराया निर्धारित किया गया है उसे हम स्टैंडर्ड रेंट कहते हैं। और एक्चुअल रेंट तो आप समझ ही पा रहे हो कि वास्तव में प्राप्त किराए को हम लोग एक्चुअल रेंट कहेंगे। अब आप लोगों को क्या करना है, कैलकुलेशन कैसे करनी है, तो उसका जवाब ये कि आप लोग शुरुआत में सबसे पहले ऊपर की तरफ लिख लेंगे, शुरुआत में ऊपर की तरफ लिख लेंगे कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी ऑफ, जिसका भी प्रश्न में दिया गया है उसका नाम आ जाएगा, फॉर द असेसमेंट ईयर 2020-21, ये आपको लिख देना है। लिखने के बाद आप अपना फॉर्मेट चालू करेंगे और इस फॉर्मेट के अंदर एक कॉलम पर्टिकुलर का बना लेंगे और दूसरा कॉलम अमाउंट का बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद में आपको इन चारों मदों को ध्यान देना है। प्रश्न में इन चारों में से जो जो दे रखी है उसको इस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको कंटिन्यू चलाना है। जैसे सबसे पहले हमें क्या लिखना होगा, म्युनिसिपल वैल्यूएशन। इस म्युनिसिपल वैल्यूएशन के अमाउंट आप यहाँ लिख लो और उसके जस्ट नेक्स्ट लिखो फेयर रेंट। फेयर रेंट लिखने के बाद इसके नीचे वाली लाइन में लिखो इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो। जैसे म्युनिसिपल वैल्यूएशन हमारे पास 25,000 रुपये है और फेयर रेंट 30,000 रुपये है, तो दोनों में से कौन ज़्यादा हुआ, 30,000 ना, तो 30,000 रुपये नोट कर दो। इस 30,000 के बाद में विचेवर इज हायर का अमाउंट आ गया अपने पास में। इसके नीचे आप लिखो स्टैंडर्ड रेंट। स्टैंडर्ड रेंट का अमाउंट जो भी प्रश्न में दे रखा हो आप उसको नोट कर दो। जैसे उदाहरण के लिए 28,000 दे रखा है तो इसके जस्ट नेक्स्ट आपको लिखना है विचेवर इज लोअर। लोअर का मतलब इन दोनों में से जो लोअर अमाउंट है, इन दोनों में से उसको आपको यहाँ नोट कर लेना है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि म्युनिसिपल वैल्यूएशन 25,000, फेयर रेंट 30,000, इन दोनों में से जो भी अमाउंट ज़्यादा है उसे आप यहाँ लिख लो 30,000 रुपये। और इस 30,000 हायर अमाउंट में से स्टैंडर्ड रेंट देखो 28,000, इन दोनों में से जो भी कम होगा आपको नेक्स्ट लाइन में लिख लेना है। इसके बाद में आपको इसी के नीचे एक्चुअल रेंट लिखना है। जो भी प्रश्न में दे रखा होगा उसे आपको नोट कर लेना है। तो मान लीजिए ये आपको 36,000 रुपये दे रखा है तो इसके जस्ट नेक्स्ट आपको विचेवर इज हायर लिखना है। ये हो जाएगा इन दोनों में से जो भी ज़्यादा हो तो उसे आपको यहाँ नोट कर लेना है, इन दोनों में से ज़्यादा अमाउंट को। ठीक है बच्चों, तो इसके बाद ये जो वैल्यू आएगी ये हमारे को और आगे आंसर की तरफ लेके जाएगी। तो अब आपको क्या सीखने को मिला कि अगर प्रश्न में म्युनिसिपल वैल्यूएशन फेयर रेंट दे रखा है, इन दोनों के अमाउंट में से जो भी ज़्यादा है उसे आप नेक्स्ट लाइन में नोट कर लो। इस नेक्स्ट लाइन के बाद स्टैंडर्ड रेंट
को इस विचेवर इज हायर वाली अमाउंट से कंपेयर करो। 30,000, 28,000, जो भी कम हो उसे नोट कर लो। उसी की नेक्स्ट लाइन में एक्चुअल रेंट लिखो, और एक्चुअल रेंट 28,000, 36,000, जो भी ज़्यादा हो उसे आप नेक्स्ट लाइन में लिख लो। तो ये हमारी वर्किंग हुई हाउस प्रॉपर्टी की। इन चारों चीज़ों की, चारों टर्म्स की आपस में कंपैरिजन करके हमने एक वैल्यू निकाल ली। अब मैं आपको इसी फॉर्मेट को थोड़ा और डिटेल में समझा रहा हूँ, तो मैं इसकी अमाउंट को अभी डिलीट कर रहा हूँ। आप लोग इस फॉर्मेट को अच्छे से नोट कर लें कि आपको इन दोनों को कंपेयर करना है, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, फिर इन दोनों को कंपेयर करना है, विचएवर इज हायर आ जाएगा। अब मैं आपको डिटेल में और ये समझाना चाह रहा हूँ, फॉर्मेट पूरा कर रहा हूँ, कि एक्चुअल रेंट जब आप लिखोगे तो यहाँ पे रिसीवेबल रेंट होगा जो कि 12 मंथ्स का होता है। आप जानते हो एक साल में 12 महीने होते हैं। उसमें से जो किराया प्राप्त नहीं हुआ हो, ये प्रश्न में दे रखा होगा, उसे आपको माइनस कर लेना है, ठीक है। और विचएवर इज हायर हो गया, उसके बाद में इसमें से लेस फॉर्मेट चालू हो जाएगा। इस लेस फॉर्मेट में लेस क्या करना है आपको, वैकेंसी। अब इस वैकेंसी को माइनस कर देंगे। ये वैकेंसी है मकान का खाली रहना, तो जितने महीने का मकान क्वेश्चन में दे रखा है कि इतने महीने मकान खाली रहा, उतने महीने का एक्चुअल रेंट आप लोग यहाँ पे माइनस कर लेंगे। अब जो बच्चों आपके पास आएगा उसे आप कहोगे ग्रोस एनुअल वैल्यू। शॉर्ट में क्या कह देंगे अपन इसे, GAV, ग्रोस एनुअल वैल्यू। ये हमारा पहला आंसर होगा। इसमें से बच्चों आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करना है, पर आपको म्युनिसिपल टैक्स माइनस करते समय पहली बात पेड होना चाहिए। अगर पेबल लिखा है या ड्यू लिखा हुआ है, आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है, आपको माइनस नहीं करना है। और दूसरी बात, इफ पेड बाय लैंडलॉर्ड तभी आपको माइनस करना है। अगर किराएदार टेनेंट माइनस कर रहा है तो आपको लेस नहीं करना, ठीक है। लैंडलॉर्ड अगर मकान मालिक किराया चुका रहा है, टैक्स चुका रहा है, तो लेस करोगे, अन्यथा नहीं करोगे। अब ये लेस कर दिया तो जो अब आपका आंसर आएगा वो आपके लिए होगा नेट एनुअल वैल्यू। तो हमारा फॉर्मेट सीधा सीधा हो गया, म्युनिसिपल वैल्यू, फेयर रेंट, विचएवर इज हायर। फिर हायर की अमाउंट को स्टैंडर्ड रेंट से कंपेयर करो, विचएवर इज लोअर। उसको एक्चुअल रेंट से कंपेयर करो, विचएवर इज हायर। हायर में से अगर वैकेंसी दे रखी है तो माइनस कर लो। जो आंसर आएगा उसे हम कहेंगे ग्रोस एनुअल वैल्यू। इसमें से म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर लो, जितना लास्ट ईयर चुकाया उतना माइनस करना है। मतलब यहाँ 4 साल का भी चुकाया लास्ट ईयर में तो आपको माइनस कर देना है। मकान मालिक जितना चुकाए वो माइनस कर देना है। उसके बाद जो आंसर आएगा बच्चों वो होगा नेट एनुअल वैल्यू, NAV शॉर्ट में। हम लोग इसका इस्तेमाल GAV, NAV के रूप में करेंगे, तो आप लोग इसकी फुल फॉर्म अच्छे से याद कर लो, ग्रोस एनुअल वैल्यू, नेट एनुअल वैल्यू। इस नेट एनुअल वैल्यू के आने के बाद में आपको इसमें से लेस कर देना है स्टैट्यूटरी डिडक्शन। ये हमेशा माइनस होगा। अगर NAV आपका पॉजिटिव प्लस अमाउंट है तो उसका 30% आपको माइनस करना है, हमेशा माइनस करना है। इस अमाउंट का 30% माइनस कर देना है। और इसके बाद में आपको इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है, जो कि मैक्सिमम आप 2 लाख रुपए तक माइनस कर पाओगे, उससे ज़्यादा आपको माइनस नहीं करना है। तो जो आंसर आएगा बच्चों वो हमारा आंसर होगा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये हमारा सिंपल फॉर्मेट हो गया। आप इसको बहुत अच्छे से नोट कर लें, याद कर लें। इसी फॉर्मेट में आपके बुक के सारे क्वेश्चन हल होने हैं। तो आपने क्या किया, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और फॉर्मेट हमने बना लिया। इस फॉर्मेट को आप लोग वीडियो को पॉज करके रोक के और एक बार नोट कर लेना। इसके बाद ये हुआ हमारा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब नेक्स्ट चलते हैं, लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी हो गया। अब चलते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी की केस में। अब इस सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी में मेरा आपसे एक प्रश्न है कि क्या हमें किराया प्राप्त होगा, क्योंकि खुद आदमी रह रहा है, सेल्फ रह रहा है, खुद आदमी रह रहा है, तो किराया तो प्राप्त होगा नहीं। तो इसका मतलब ये हो गया कि
ये जो किराए वाले शब्द थे ये सभी 0 हो जाएंगे। तो हमारा इस जगह ये जो फॉर्मेट है हमारा नीचे का, उसको हम लोग इसका फॉर्मेट बना सकते हैं। लेकिन अगर मैंने कहा कि किराया आया ही नहीं तो वैल्यू 0 हो गई। अगर 0 हो गई तो 0 का 30% निकालने का कोई मतलब नहीं है, तो हमारा ये फॉर्मेट भी खत्म हो गया। तो हमें बस आप इतना सा याद रखना है कि इंटरेस्ट माइनस करेंगे, जो कि 2 लाख रुपए तक आज की तारीख में हो सकता है, किंतु इसके साथ कुछ नियम रहेंगे जो मैं आपको आने वाले वीडियोस में, आने वाले जैसे जैसे हम लोग प्रश्न करते जाएंगे मैं आपको इसकी डिटेल समझाता जाऊंगा। तो यहाँ अभी आप लोग 2 लाख एकदम से याद नहीं करें। तो फिलहाल हमें सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी के केस में केवल एनएवी में से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करना है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। अब जब आप अमाउंट माइनस करोगे तो नेचुरल सी बात है ये अमाउंट माइनस में आएगा, आने देना है। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी का आंसर या तो 0 आएगा या माइनस में आएगा, और लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी का आंसर 0, पॉजिटिव या नेगेटिव तीनों ही हो सकता है। ठीक है।